प्रेमचंद्र जी का व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि भाग 1 हम लोगों ने सुन लिया था। आज हम लोग भाग 2 सुनेंगे। प्रेमचंद्र स्वभाव से बहुत ही खुशमिजाज एवं जिंदा दिल इंसान थे। जोर से ठहाके लगाकर हंसना उनके व्यक्तित्व की एक विशिष्टता थी। प्रेमचंद्र को जानने वाले लोगों के कथनानुसार वैसा ठहाका शायद ही कोई लगा पाता था। जब वे उन्मुक्त भाव से हंसते थे तो कमरे के मकड़ों के जाले तक कांप उठते और बाजार में चलने वाले लोग इधर उधर ताकने लगते थे। कानपुर का उनका जीवन जितना ही सहज और एवं सुखद था, लम्हे आने पर उनका जीवन उतना ही कठिन एवं दुखद हो जाता था। उनके पुत्र अमृत राय के शब्दों में ही कानपुर की जिंदगी अगर स्वर्ग थी तो घर की वह जिंदगी नर्क थी। विवाहित होकर भी वे दाम्पत्य सुख से वंचित थे। लगभग 25 वर्ष तक यह स्थिति चलती रही। अंततः 1916 में उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह कर लिया और इसके साथ ही उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। यह विवाह उनके लिए सुखद रहा। लेखन कार्य में गति आ गई। प्रेमचंद्र की लेखनी ने देश की बंदी किंतु अपराजय आत्मा को वाणी दी। वे 1905 से 1909 तक कानपुर में ही रहे और यह वह समय था जब देश में स्वदेशी आंदोलन की लहर थी। गरम दल एवं बाल गंगाधर तिलक का चारों ओर शोर था। प्रेमचंद्र वैचारिक दृष्टिकोण से तिलक के समर्थक थे। इसके बाद 1909 में इसका स्थानांतरण हमीरपुर में हो गया, जहां ये विद्यालयों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। हमीरपुर ही वह स्थान था जहां वे नवाब राय से प्रेमचंद्र हो गए। घटना कुछ इस प्रकार हुई। हमीरपुर आने से पूर्व ही उनका सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हो गया था, जिसमें देश प्रेम से संबंधित कहानियां थी और उन दिनों देश प्रेम को देशद्रोह समझा जाता था। किसी तरह अंग्रेज सरकार को यह जानकारी प्राप्त हो गई कि सोजे वतन के लेखक नवाब राय धनपत राय ही हैं। परिणाम स्वरूप किसी प्रकार नौकरी तो बच गई, लेकिन सरकार ने उनकी लेखनी पर पाबंदी लगा दी। लेकिन ये वो लेखनी ना थी जो किसी की रोके रुकती। एक तरफ जहां नवाब राय का अंत हुआ, वहीं प्रेमचंद्र का जन्म हो गया। हमीरपुर में ही वे पेचिश का शिकार हुए, जो उनकी जीवन लीला के अंत पर ही समाप्त हुई। 1914 में उनका स्थानांतरण बस्ती कर दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ खास सुधार न हुआ। तब उन्होंने लखनऊ, काशी तथा इलाहाबाद में अपना इलाज करवाया। खराब स्वास्थ्य के निरीक्षक के पद पर बने रहना प्रेमचंद्र के लिए संभव ना था। अतः अपने काम में परिवर्तन की मांग की, जिसे स्वीकार कर सरकार ने इन्हें बस्ती हाई स्कूल में नियुक्त कर दिया। इसी क्रम में इतना सब होने पर भी उन्होंने 1916 में MA की परीक्षा पास की। इन्हीं दिनों बस्ती में ही इनकी मुलाकात तहसीलदार मन्नन द्विवेदी से हुई, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। कानपुर के प्रताप और इलाहाबाद के सरस्वती में उनकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होने लगी। बस्ती से इनका स्थानांतरण गोरखपुर हुआ। यहाँ की आबो हवा इन्हें कुछ रास नहीं आई। यहीं पर प्रेमचंद प्रसिद्ध देशभक्त, समाज सेवी एवं साहित्यकार महावीर प्रसाद पोद्दार से मिले। इनकी पुस्तक एजेंसी
नामक प्रकाशक संस्था कलकत्ता में थी। एजेंसी नामक प्रकाशक संस्था कलकत्ता में थी। इन्हीं के सहयोग से इनका पहला हिंदी कहानी संग्रह स्वप्त सरोज प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात इनके उपन्यास बाजारे हुस्न तथा बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इस प्रकार महावीर प्रसाद पोद्दार ने उर्दू से हिंदी लेखन में अग्रसर होने में इनकी सहायता की। इसी क्रम में उन्होंने उपन्यास लेखन की ओर प्रेरित हो गांसाए आफियत की रचना की, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमाशय के नाम से प्रकाशित हुआ। इस लेखन कार्य के क्रम में ही इन्होंने बीए की परीक्षा भी पास की। इसी काल में उन्होंने हिंदी कहानी लेखन की ओर भी ध्यान दिया। बीए की परीक्षा से पहले जो एक हम लोग इन्होंने 1916 में एफए की परीक्षा पास की थी। एफए, इसके बाद इन्होंने अब आके बीए की परीक्षा पास की। पहले वो एफए की परीक्षा थी, अब ये बीए की परीक्षा थी। इसी काल में इन्होंने हिंदी कहानी लेखन की ओर भी ध्यान दिया। हिंदी में लिखी हुई इनकी पहली कहानी सौत थी, जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में दिसंबर 1915 के अंक में हुआ। इसके साथ ही हिंदी कहानी लेखन का जो क्रम शुरू हुआ वह आजीवन चलता रहा। इनका अर्थ यह यद्यपि नहीं था कि उन्होंने उर्दू लेखन को छोड़ दिया। उर्दू से हिंदी में और हिंदी से उर्दू रूपांतरण का कार्य साथ साथ चलता रहा, जिसके बहुत से उदाहरण हैं। सेवा सदन और प्रेमाश्रय के हिंदी रूपांतरण के बाद उर्दू में प्रेमचंद्र ने 1922 में चौगाने हस्ती नाम के उपन्यास लिखना शुरू किया, जो 1924 में पूरा हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण 1925 में रंगभूमि के नाम से प्रकाशित हुआ। ऐसा नहीं कि प्रेमचंद्र ने सभी उपन्यास मूलतः उर्दू में ही लिखे, उन्होंने मूलतः हिंदी में भी उपन्यास लेखन का कार्य किया। हिंदी में मूल रूप से लिखित उनका प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद तो एक के बाद एक इनके हिंदी उपन्यास आए तथा निर्मला आई 1927 में, प्रतिज्ञा आई 1929 में, गबन आई 1931 में, कर्मभूमि आई 1932 में, गोदान आई 1936 में। मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास था, जो कि इनकी मृत्यु के पश्चात 1948 में प्रकाशित हुआ। इनके इस अद्भुत लेखन का क्रम तब शुरू हो सका जब उन्होंने 16 फरवरी 1921 को अपने सरकारी पद से त्यागपत्र दिया। यह घटना गांधी जी के प्रभाव में आने का परिणाम था। वे 1920-21 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से बेहद प्रभावित हुए। इस त्यागपत्र से उनके जीवन में एक बार फिर जीवोपार्जन के प्रश्न के साथ संघर्ष की शुरुआत हुई। प्रेमचंद्र ने पोद्दार जी के गांव के घर में जाने का मन बना लिया और वे उनके साथ गांव चले गए। कपड़े बनाने का काम शुरू कर चरखे बनाने की दुकान भी खोली, लेकिन यह कार्य व्यापार उनके मनोनुकूल न था। फलतः प्रेमचंद्र कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में प्रधानाध्यापक हो गए, लेकिन मैनेजर के अनबन के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 2-3 नौकरी की और छोड़ी। तत्पश्चात लम्ही में घर बनाने का काम शुरू किया। इसी बीच प्रेमचंद्र 3 संतानों के पिता बने, जिसमें उनकी पहली संतान का जन्म श्री पतराय के रूप में 1916 में
दूसरी संतान का जन्म मन्नू के रूप में 1920 में हुआ। इसका जीवन काल मात्र 11 महीने था। इनकी तीसरी संतान का जन्म अमृत राय के रूप में 1922 में हुआ, जब वे मारवाड़ी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। 1922 में प्रेमचंद लम्ही में अपने घर को बनाने का काम शुरू कर चुके थे। बहुत दिनों से वे अपनी प्रेस लगाने का स्वप्न संजोए थे, जो कि साकार रूप 20 जुलाई 1930 को ले सका। प्रेमचंद ने अपनी प्रेस का नाम सरस्वती प्रेस रखा। इनका उद्घाटन छविनाथ मिश्र ने चक्का घुमाकर किया, लेकिन प्रेस लगाना उन्हें रास न आया। प्रेस में मुनाफे की बजाय नुकसान होने लगा। इसके एक पत्र में प्रेमचंद ने प्रेस की बुरी हालत का जिक्र करते हुए निगम जी को पत्र लिखा। मेरी प्रेस की हालत अच्छी नहीं है। साल भर हो गए, नफ़ा और सूद तो दरकिनार, कोई 600 रुपया का घाटा है। उस समय 600 रुपया बहुत मायने रखते थे। प्रेस के मैनेजर महताब राय, जो कि उनके सौतेले भाई थे, प्रेस का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाए। प्रेस के हिस्सेदारी तगादा करने लगे। प्रेस के हिस्सेदार तगादा करने लगे थे। अब उनके सामने यही राह थी कि नौकरी करके इस कर्ज को निपटाया जाए। प्रेमचंद के आगे एक ही था रास्ता, जो फिर से नौकरी करूं और कर्ज चुकाऊं। अपने इस विचार को कार्य रूप देने में उन्होंने जरा भी देरी न करते हुए अगस्त 1924 को लखनऊ में गंगा पुस्तक माला के साहित्यकार सलाहकार का पद संभाला। इसी काल में उन्होंने चौगाने हस्ती रंगभूमि की रचना की। चौगाने हस्ती जो कि रंगभूमि की रचना की, जो कि 1925 में गंगा पुस्तक माला से ही प्रकाशित हुई। किंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। 2 वर्ष बनारस में रहने के बाद उन्होंने लखनऊ में नवल किशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित माधुरी नामक पत्रिका का संपादन भार संभाला। यही उनकी भेंट लेखक जैनेंद्र से भी हुई। इधर प्रेस की हालत में कोई सुधार ना देखकर उन्होंने अपने सौतेले भाई महताब राय से इसका प्रबंधन भार वापस लेकर प्रवासी लाल वर्मा को सौंप दिया। प्रवासी लाल जी के प्रबंधन में प्रेस की हालत में कुछ सुधार नजर आया। इन्हीं के काल में 10 मार्च 1930 को हंस का पहला अंक सरस्वती प्रेस से प्रकाशित हुआ। हालांकि प्रेमचंद ने अपने प्रेस के हिस्सेदारों का कर्ज चुका दिया, जिससे प्रेस उनकी अपनी हो गई, लेकिन हंस के प्रकाशन से उनकी समस्या हल नहीं हुई। उधर दूसरी ओर 10 मार्च 1931 को नवल किशोर प्रेस के मालिक विशन नारायण भार्गव का देहांत हो गया। प्रेमचंद को उनकी इच्छा के विरुद्ध संपादकीय दायित्व से मुक्त कर पुस्तक विभाग भेज दिया गया, जहां उनका कार्य पाठन पुस्तक समिति की स्वीकृति के लिए पुस्तकें लिखना था। लेकिन समिति के सदस्यों से भी उनकी नींव नहीं पाई और अंततः उन्होंने नवल किशोर प्रेस को अलविदा कहना पड़ा। इधर प्रेस की स्थिति कुछ खास सुधार न थी। हंस भी घाटे में चल रहा था। इन्हीं दिनों विनोद शंकर व्यास ने जागरण नामक एक साप्ताहिक पत्र आरंभ किया, लेकिन उसे मजबूरन उन्हें बंद करना पड़ा। उन्होंने इस पत्र को प्रेमचंद को सौंपने का प्रस्ताव रखा। प्रेमचंद के मन में भी एक साप्ताहिक पत्र निकालने की योजना थी। अंततः उन्होंने इसे यह जानते हुए भी स्वीकार कर लिया कि इससे कठिनाइयाँ बढ़ेगी ही और उम्मीद के मुताबिक कठिनाइयाँ बढ़ भी सकती है। उनकी इस समय की स्थिति का ज्ञान उनके द्वारा बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखे पत्र द्वारा होता है।
अब उन पर हंस एवं जागरण 2 पत्रों को चलाने का दायित्व था, किंतु पूंजी के अभाव ने समस्याएं उत्पन्न कर दी। कागजों के बिल एवं कर्मचारियों के बकाया वेतन ने इस संकट को और गहरा दिया। इस घोर संकट के समय में एक आशा की किरण तब नजर आई जब बम्बई के एक फिल्म निर्माता ने उनके उपन्यास सेवा सदन पर फिल्म बनाने का प्रस्ताव उनके पास भेजा। प्रेमचंद ने मजबूरी में मात्र 750 रुपये में फिल्म बनाने का अधिकार उन्हें सौंप दिया। कुछ समय पश्चात बम्बई की एक फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन ने उन्हें 700 रुपये माहवार पर अपने यहाँ नियुक्त करना चाहा। हंस एवं जागरण पत्रों को चलाने के लिए प्रेमचंद को यह प्रस्ताव आकर्षक लगा। इस तरह प्रेमचंद 1934 में बम्बई पहुंच गए, किंतु यह कार्य भी इतना सहज न था, क्योंकि फिल्म सम्राटों को लेखन गुणवत्ता से सरोकार न था, उन्हें तो नफ़े से सरोकार था। अतः यहाँ उपन्यास सम्राट को मुंबई के फिल्म सम्राटों से लोहा लेना पड़ा। फिल्म सम्राटों की धन लोलुपता उपन्यास सम्राट को रास न आई और दूसरी ओर इनके द्वारा लिखी पटकथा पर आधारित फिल्में भी असफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी की आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई और कंपनी लगभग बंद हो गई। अंततः उन्होंने फिल्म नगरी मुंबई से विदा ले ली और वापस काशी आकर अपने सर्वप्रसिद्ध उपन्यास गोदान को पूरा किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने मुंबई में ही की थी। इस काल तक प्रेमचंद की गिनती हिंदी साहित्य की सर्वोपरि साहित्यकारों में होने लगी। मुंबई प्रवास के दौरान प्रेमचंद ने इस बात को अच्छी तरह महसूस किया कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में एकता होनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे के निकट ला वे लेखकों का एक अखिल भारतीय मंडल बनाना चाहते थे। इनकी इस इच्छा के परिणाम स्वरूप प्रगतिशील लेख संघ की स्थापना हुई, जिसका प्रथम अधिवेशन 10 अप्रैल 1936 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रेमचंद ही थे। दूसरी ओर प्रेमचंद ने अपनी प्रेस को लेकर जो स्वप्न संजोए थे, वो उनके जीते जी पूरे ना हो सके। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। 21 जून को आज के कार्यालय में गोर्गी के निधन पर आयोजित हुई लोकसभा में लिखा हुआ भाषण तक वे ना पढ़ पाए। अंततः 18 अक्टूबर 1936 को भारतीय हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का स्वर्गवास हो गया। मैंने तो बोला था इससे अगले वीडियो में जो 3 वीडियो तक कवर कर पाऊंगी, देखिए कोशिश करेंगे, नहीं तो 4 वीडियो भी हो सकती है, 4 भाग में भी बांटना होगा और यदि हो सके तो 3 में कर देंगे। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेमचंद के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में सुनेंगे। ठीक, धन्यवाद।